लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, सेल का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंसेस थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लिए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, इसके अलावा पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। इसमें टिपिकल हमको बैक्टीरिया ही पढ़ना है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और डायग्राम बनाएंगे। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेल का एनवेलप देखा जाएगा। तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल, ये स्पेशली बैक्टीरिया के अगर हम एनवेलप की बात करें तो इसमें कुल 3 लेयर पाई जाती हैं। एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, एक होता है सेल वॉल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्रोकैरियोटिक सेल हेडिंग में सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन एक हेडिंग है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में वहीं पढ़ेंगे, यहाँ उसके पहले जो जनरल कहानी वो देखेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स होगी, फिर सेल वॉल होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल एनवेलप के अंदर की तरफ हम देखेंगे तो साइटोप्लाज्म मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, साइटोप्लाज्म क्या होता है तो पहले से ही पता है कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो सेल में पाया जाता है। अब थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे। तो कल पढ़े थे हम लोग कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था जिसका नाम न्यूक्लियस था। वैसा डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल था। यहाँ न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल कैसे, वही आपको समझना है। तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 फॉर्म में होगा। एक बड़ा सा सर्कुलर डीएनए होगा और एक छोटा सर्कुलर डीएनए होगा। जो बड़ा वाला सर्कुलर डीएनए होता है इसे कहते हैं जीनोमिक डीएनए, और जो छोटा सर्कुलर डीएनए होता है इसे कहते हैं प्लाज्मिक डीएनए। पहले इसका डिस्कशन करते हैं। जीनोमिक डीएनए की खास बात है कि ये लार्ज है, सिंगल है, सर्कुलर डीएनए है, और लेकिन साथ में क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो क्या मिलेगा, लार्ज सिंगल सर्कुलर डीएनए, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसी को माना जाता है सिंगल क्रोमोसोम। केवल माना जाता है, यहाँ क्रोमोसोम जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नाम की चीज यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो यहाँ जो सिंगल जीनोमिक डीएनए होता है उसी को मान लेते हैं सिंगल क्रोमोसोम, है नहीं। इसी जीनोमिक डीएनए को जीनोफोर भी कहते हैं, इसी को न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। खास बात क्या है कि यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है उसको नैक्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना न्यूक्लियस है। इसी नाते जेनेटिक मटेरियल क्या है, नैक्ड पाया जाता है। तो जीनोमिक डीएनए कहो या इसी को मेन डीएनए कहो, ये लार्ज होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। सभी बैक्टीरिया में ये जरूर मिलेगा। तो ये तो सभी बैक्टीरिया में मिलेगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में, जब इन्हीं बैक्टीरिया में एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत सारे बैक्टीरिया में क्या मिल जाएगा, प्लाज्मिक डीएनए मिलेगा। अब इस डीएनए और इस डीएनए में अंतर है। इस डीएनए की खास बात है ये लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है, ये भी सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर होता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड ही होता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बस फर्क यह है कि ये छोटा होता है और वो बड़ा होता है, यही मेन फर्क है। ये भी सर्कुलर होता है और वो भी क्या है, सर्कुलर ही होता है। चूंकि ये मेन डीएनए है इसी नाते इसको एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए कहते हैं। तो एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए या इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कह सकते हैं। वैसे तो यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी ये एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है। अब सवाल ये है कि जब डीएनए ये था तो इसी डीएनए से बैक्टीरिया के सारे काम चल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस डीएनए से भी कुछ काम होंगे। तो ये पर्टिकुलर डीएनए
बैक्टीरिया में कुछ यूनिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन करेगा, विशेष कैरेक्टर लाएगा। तो विशेष एक कैरेक्टर लाता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ता है, जैसे कोई टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट है, कोई एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस है उसका जो जीन है वो कहाँ पाया जाएगा? तो आंसर देंगे प्लाज्मिड डीएनए पर ही पाया जाएगा। इसी नाते जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में एक फिनोमेना पढ़ते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, और सेलेक्टेबल मार्कर से हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, या कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में किसी बैक्टीरिया में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इंट्रोडक्शन के बाद उसमें बदलाव आ जाता है, उसी को बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लाज्मिड का, क्योंकि उसी के ऊपर तो एंटीबायोटिक वाले जीन होते हैं। इसी नाते यहाँ एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेंगे यूज टू मॉनिटर क्या? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। इस लाइन को डिटेल में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू में से इतनी कहानी है कि किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर दो टाइप के डीएनए होंगे, एक बड़ा सर्कुलर डीएनए, एक छोटा सर्कुलर डीएनए। बड़े डीएनए का नाम न्यूक्लियोइड या जीनोमिक डीएनए कहेंगे या जीनोफोर कहेंगे, वो होगा तो डबल स्टैंडर्ड होगा सर्कुलर, यही मेन डीएनए है, इसी को सिंगल क्रोमोसोम भी मानते हैं। लेकिन एक छोटा जो डीएनए है वो भी छोटा होगा लेकिन सर्कुलर होगा, वो भी डबल स्टैंडर्ड होगा, उसको एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए कहते हैं। अब उसका रोल क्या है? तो दो बातें याद रखेंगे। बैक्टीरिया में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसका जो जीन है वो कहाँ पाया जाएगा? इसी पर्टिकुलर प्लाज्मिड में पाया जाएगा। और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उनमें पता करते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है और कौन ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुआ है, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ की एक लाइन लिख दिया है यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। एक क्वेश्चन ये है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, तो एनसीईआरटी में लिखा है सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। अगर ये ना मिले तो पीपीएलओ भी सही होगा, क्योंकि पीपीएलओ में भी क्या है? सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट सेल वॉल, तो आंसर क्या देंगे? तो माइकोप्लाज्मा, ना मिले तो क्या दे देना? पीपीएलओ दे देना। उसी के बाहर क्या मिलेगा? ग्लाइकोकैलिक्स, और उसी के अंदर क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। जनरल कहानी ये है कि भाई पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाएंगे। राइबोसोम का पाया जाना कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। विशेष बात दो हैं। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में विशेष बात क्या है? इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं, अभी हेडिंग इनकी अलग पढ़ेंगे। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में विशेष बात क्या है? तो मीसोसोम। तो अगर हम विशेष बातें याद रखें तो क्या क्या याद रखोगे? तो न्यूक्लियस का ना पाया जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ना पाया जाना या एनवेलप का ना पाया जाना, जेनेटिक मटेरियल का नैक्ड होना, जीनोमिक डीएनए के साथ एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए पाया जाना, इंक्लूजन बॉडी पाया जाना और मीसोसोम पाया जाना, ये सब इसकी विशेष पहचान है। तो जरा 4-5 बातें लिख लीजिए। कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो कुछ विशेष बातें लिख लेंगे यहां पर। जैसे सबसे पहले तो नैक्ड जेनेटिक मटेरियल, क्यों? क्योंकि नहीं है, नो
न्यूक्लियर एनवेलप, इसी नाते नहीं है न्यूक्लियस। इसमें पाया जाएगा जीनोमिक डीएनए, इसमें पाया जाएगा प्लाज्मिड डीएनए, इसमें पाया जाएगा इंक्लूजन बॉडीज, और इसमें पाए जाएंगे मीसोसोम। ये सब इनकी विशेष बातें हैं। लास्ट लेक्चर पर यहां तक पढ़ चुके थे। यहां से लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, मतलब सभी प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली एक जैसी होती हैं। बेसिकली का मतलब न्यूक्लियस ना पाया जाना, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होना, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ना पाया जाना। हाँ, वो भी एक करेक्टर भी लिखा देंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे शेप और फंक्शन मिलेंगे। तो ये आल जो यहाँ लिखा है, इसको यहाँ से काट दीजिए और उस आल को यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल। अगर यहां से फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल तो गलत है, आगे बढ़ो। सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। अब देखो यहां फुल स्टॉप लगा है, फिर क्या आया? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स आया, जो सेल में भरा हुआ उसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म है। यहाँ क्या नहीं है? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है। इसी नाते जेनेटिक मटेरियल कैसा हो जाएगा? नैग्ड, नॉट एनवेलप बाई, किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए। अब यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है वो जीनोमिक डीएनए की प्रॉपर्टी लिखी है। क्या लिखा है? इसी को सिंगल क्रोमोसोम मानते हैं। ये है क्या? सर्कुलर डीएनए। तो कह रहा है जीनोमिक डीएनए को छोड़कर ज्यादातर बैक्टीरिया में क्या मिलेगा? तो कहोगे स्मॉल सर्कुलर डीएनए। वो भी कहाँ होगा? आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। इस छोटे से डीएनए का नाम क्या रखना पड़ा? प्लाज्मिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक कर लीजिए। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। जैसे जैसे क्या देगा? तो ये देखो लिखा है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहाँ पाए जाएंगे? तो आंसर देंगे क्या? प्लाज्मिड। कह रहा हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो हायर क्लास मतलब 12th में पढ़ना है। हायर क्लास में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड का ही इस्तेमाल करते हैं और किसमें? तो मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद क्या? फॉरेन डीएनए। तो इस लाइन को भी यहाँ समझना नहीं, केवल इसको आप याद कर लीजिए। 12th में बायोटेक्नोलॉजी में आप बात समझ में आ जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि किसमें पाया जाता है? यूकैरियोट में। जितने भी ऑर्गेनेल कहाँ पाए जाएंगे? यूकैरियोट में। वो यहाँ नहीं मिलेंगे, बस क्या मिलेगा? राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में है। कह रहा कोई भी ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट में होगा आर फाउंड इन प्रोकैरियोट नहीं पाया जाएगा। बस किसको छोड़ के? तो किसको छोड़ के? तो कहोगे राइबोसोम। प्रोकैरियोट में कुछ ना कुछ यूनिक है। किस फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। और किस फॉर्म में? तो आंसर देंगे मीसोसोम। मीसोसोम की जो ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें अभी मीसोसोम में आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इनको भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ कैरेक्टर लिख रहे थे तो एक लाइन इसके आगे और बढ़ा दीजिए। एब्सेंस है किसका? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। एक चीज और बढ़ा दीजिए, राइबोसोम वो ऑर्गेनेल है जो कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन
प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो हेडिंग डालें सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप में कौन कौन सी चीजें आएंगी और वो कैसे बदलाव करते हैं। तो पहले वो डायग्राम देख लें जो भी बनाए थे हम लोग। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो सेल एनवेलप में कुल कितनी लेयर हैं, तो कहोगे कुल 3 लेयर हैं। इतना मोटा एनवेलप है जिसमें सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो पहले तो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहीं पर है कि जो सेल एनवेलप है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स है। अब ये केमिकली कॉम्प्लेक्स शब्द एनसीईआरटी में क्यों लिखा है, तो केमिकली कॉम्प्लेक्स इस नाते है कि ग्लाइकोकैलिक्स का अलग केमिकल है, सेल वॉल का अलग केमिकल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग केमिकल है। इसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जबकि जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी होती है, और जबकि सेल मेम्ब्रेन लिपो प्रोटीन की बनी होती है। तो तीनों के केमिकल अलग हैं, इसी नाते कहते हैं क्या, केमिकली कॉम्प्लेक्स। वैसे तो तीनों मेम्ब्रेन मतलब ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अपना अलग अलग काम करते हैं। कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता है। लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि तीनों मिल के क्या करती हैं, तीनों मिल के क्या करेंगे, तो आंसर देंगे प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करेंगे। प्रोटेक्शन की जो मिल के जिम्मेदारी तीनों अपना लेंगे। जरा पहले लिख लीजिए 2-3 लाइनें, फिर एक एक पढ़ते हैं। तो सेल एनवेलप क्या है, तो कहोगे केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप में कुल कितनी लेयर हैं, तो 3 लेयर है। तो बाहर की तरफ, बीच में और अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में सेल वॉल और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात एक ही है। केमिकली कॉम्प्लेक्स है क्यों, क्योंकि ये बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की, ये बनी होती है पेप्टाइडो। अगर पेप्टाइडो ग्लाइकॉन ना मिले तो म्यूरामिक एसिड कह देना, और ये भी ना मिले तो NAG एन एस्टाइल ग्लूकोसा माइन लिख देना। मतलब आंसर सबसे बढ़िया तो यही है, पेप्टाइडो ग्लाइकान ना मिले तो इसके बारे में विचार करिएगा। और सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी है। ये तीनों लेयर, ये तीनों लोग क्या करती हैं, तो वैसे तो सेपरेट फंक्शन हैं, सबके अपने अपने फंक्शन हैं, लेकिन ये तीनों मिल के क्या करते हैं, टुगेदर क्या मिलते हैं, मेक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। एनसीईआरटी में लिखा भी लिखेंगे नहीं। बैक्टीरिया 2 कैटेगरी के होते हैं,
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का किस आधार पर किया गया है? तो इसके दो आधार हैं। पहला आधार है कि दोनों के एनवेलप में क्या अंतर है और दोनों की जो वाल है वो स्टेनिंग प्रोसीजर को कैसा रिस्पांस देती है। स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पांस पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव कहेंगे और रिस्पांस निगेटिव है तो निगेटिव कहेंगे। तो किस आधार पर? तो कहोगे डिफरेंस इन इनवेलप, और दूसरा किस आधार पर? रिस्पांस अगेंस्ट स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम। पूरा नाम क्रिश्चियन ग्राम है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप की। उनकी स्टेनिंग प्रोसीजर को बैक्टीरिया कैसा रिस्पांस दे रहा है? तो रिस्पांस दो ही होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव और जो नहीं लेते उनको नेगेटिव। तो ये बैक्टीरिया दैट टेक ग्राम स्टेन, और ये वो है बैक्टीरिया दैट नॉट टेक ग्राम स्टेन। इतना लिखो पहले। लिख लिया बेटा? अब ये देखेंगे कि आखिर ग्राम स्टेन कोई क्यों ले लेता है या कोई ग्राम स्टेन क्यों नहीं लेता है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो इनके एनवेलप में ही कुछ अंतर है। क्या अंतर है वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। बढ़े आगे। प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम। जरा देख लें, इसको लिखेंगे नहीं अभी। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है, इसके ऊपर रंग चढ़ाया जाए, इसको स्टेन किया जाए। तो इसको स्टेन करेंगे बाय ग्राम स्टेनिंग। उनकी डाई है और उस डाई का नाम जेंटीनियन वायलेट है। तो जेंटीनियन वायलेट नाम की एक डाई आती है जो कि ब्लू या पर्पल या वायलेट कलर की होती है। इससे रंग चढ़ाएंगे तो सभी बैक्टीरिया ऑल बैक्टीरिया बिकम ब्लू या वायलेट, सभी नीले हो जाएंगे। रंग को पक्का करने के लिए बैक्टीरिया ट्रीटेड बाय 5% आयोडीन, 5% आयोडीन के सोल्यूशन से इनको ट्रीट किया जाएगा जिससे रंग पक्का हो जाए। उसके बाद बैक्टीरिया को धुल दिया जाएगा। अब धुलने के लिए जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो पानी नहीं होगा। वास्तव में यहां क्या यूज करेंगे? तो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं।
अगर वाटर यूज करते तब तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दो यूज करेंगे, अल्कोहल यूज कर लेंगे या एसीटोन यूज कर लेंगे। और धुलने के बाद देखिए अब यहीं से कहानी बदलेगी। जैसे मान लेते किसी कपड़े पर कोई रंग चढ़ाया गया है, वो रंग पक्का है या रंग पक्का नहीं है, ये धुलने के बाद पता चलेगा। अगर धुलने के बाद रंग उतर जाए इसका मतलब रंग कच्चा है, और अगर धुलने के बाद रंग न उतरे तो रंग क्या है, पक्का है। तो यहीं से दो लाइनें हो गई। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनका नीला रंग था, नीला रंग है, मतलब रिटेन कर गए। बैक्टीरिया रिटेन ब्लू कलर। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जैसे उनको एसीटोन या अल्कोहल से धोया गया, वो अपने नेचुरल कलर में चले गए। तो बैक्टीरिया नॉट रिटेन ब्लू कलर। तो जिन लोगों ने रिटेन कर लिया ब्लू कलर उनको कह दिया गया ग्राम पॉजिटिव और जिन लोगों ने रिटेन नहीं किया उनको कह दिया गया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब असली सवाल यहां यह है कि आखिर इनका नीला रंग उतर क्यों गया और इनका नीला रंग क्यों नहीं उतरा। तो जो खास बात यह है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनकी वाल में लिपिड कम होता है और पेप्टाइडोग्लाइकान ज्यादा होता है उनका रंग पक्का होता है, और जिनकी वाल में लिपिड ज्यादा होता है और पेप्टाइडोग्लाइकान कम होता है उनका रंग उतर जाता है। तो इनकी वाल कैसी है, इनकी खास बात यह है कि इसमें पाया जाएगा मोर पेप्टाइडो ग्लाइकान और इसमें पाई जाएगी लेस लिपिड। जबकि यहां क्या होगा, यहां होगा लेस पेप्टाइडोग्लाइकान और मोर क्या होगा, लिपिड। एक स्पेशल केमिकल है, इसका नाम टिकोइक एसिड है, ग्राम पॉजिटिव में पाया जाएगा। टिकोइक एसिड यहां प्रेजेंट है और टिकोइक एसिड यहां एब्सेंट है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कुछ अंतर है। जनरल बात यह है कि सबसे पहले लिया गया बैक्टीरिया, उसके ऊपर रंग चढ़ाया गया जेंटीनियन वायलेट का, सभी बैक्टीरिया पर रंग चढ़ गया, सब नीले हो गए। रंग पक्का करने के लिए आयोडीन का ट्रीटमेंट किया गया, फिर धुला गया। धुलने के बाद जिनका रंग पक्का था वो नीले थे, नीले रहे, और जिनका रंग कच्चा था उनका रंग उतर गया। तो जिनका रंग उतर गया उनको क्या कहा गया, ग्राम नेगेटिव, और जिनका नीला था नीले बने रहे उनको क्या कहा गया, ग्राम पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ, तो ये वो लोग हैं जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकान ज्यादा है, लिपिड कम है, और ये वो लोग हैं जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकान कम है, लिपिड ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, और ये वो लोग हैं जिसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट है। लिख लो, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ग्लाइकोकैलिक्स के, 2-3 क्वेश्चन सेल वॉल के, 2 ही 3 क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन के। एक एक करके पढ़ लेते हैं। हो गया बेटा, सबका लिख गया? तो साइड हेडिंग डालें ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में केवल 4-5 क्वेश्चन हैं। जैसे पहला सवाल तो अभी बता ही आए हैं कि किसका बना होता है, किसका बना होगा, कार्बोहाइड्रेट का बना होगा। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस और इसका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है।
मतलब थिकनेस कम भी हो सकती है और थिकनेस ज़्यादा भी हो सकती है। इसी नाते दो विकल्प हैं, ग्लाइकोकाइलिक्स हो सकता है लूज शीथ के फॉर्म में मिले, तो इसको कहते हैं स्लाइम लेयर, और हो सकता है एज थिक और टफ मिले, तो इसको कहते हैं कैप्सूल। बस खास बात यह है कि ये सम बैक्टीरिया की खास बात है और ये मेनी। अभी लेटेस्ट में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। क्वेश्चन पूछा था कौन सा लेयर है जो बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर देता है। स्टिकी कैरेक्टर मतलब कहीं चिपक जाना, तो क्वालिटी कहाँ से आएगी, ग्लाइकोकाइलिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, लिख लीजिए। छूट जाए, बैग हटाओ बेटा। सेल वॉल, अभी एक लाइन तो पता ही है कि किसका बना है, लिखते चलेंगे। पेप्टाइडो पेप्टाइडोग्लाइकॉन, बस इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल की बात करें या किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात करें, सेल वॉल थोड़ी रिजिड होती है और उसके रिजिड होने का जो फायदा होता है कि शेप निश्चित हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिटरमाइन करेगी। लिखते चलें, शेप ऑफ सेल, अगर ये ना मिले तो शेप ऑफ बैक्टीरिया। चूंकि रिजिड होती है तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। और इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है, इसमें वाटर अंदर आ जाए या वाटर बाहर निकल जाए, तो अगर वाटर अंदर आएगा तो ये फिर रप्चर कर सकता है, और अगर वाटर बाहर जाए तो ये श्रिंक कर सकता है। तो ना रप्चर करेगा ना श्रिंक करेगा या कोलैप्स। तो बैक्टीरिया को फटने से और कोलैप्स करने से कौन बचाएगा? आंसर क्या देंगे? सेल वॉल। तो तीसरा, प्रोवाइड स्ट्रांग, लिखते चलें, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को कहां से? बस्टिंग या कोलैप्सिंग। फटने से और कोलैप्स करने से दोनों से बचाएगा। अगली है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले से ही पता है किसकी बनी होती है, लिखते चलें, लिपोप्रोटीन। और जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा लिपिड, क्या होता है? बाई लेयर। ध्यान से सुने, लिपिड की 2 लेयर पाया जाना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसा बैक्टीरिया में होता है वैसा ही यूकैरियोट में होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन
सिमिलर होती है स्ट्रक्चर वाइज एज यूकैरियोट। अब आता है फंक्शन। तो पहले से ही पता है कि ये होती है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये कोई मॉलिक्यूल है, ये अंदर आना चाहता है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी इसको अंदर आना है कि नहीं आना है, तो चुन चुन के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे और चुन चुन के बाहर जाएंगे। तो बाहर के इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करने में यही सेल इन्वॉल्व होगी। लेयर सेलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन है और किससे? तो इंटरेक्ट करेंगे टू आउटसाइड, बाहर के इन्वायरमेंट से यही कनेक्ट होती है। यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। लिखा है मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल स्पेशली कौन? बैक्टीरिया के जो सेल, ये हाईलाइट कर लो। केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप कैसा होता है? केमिकली कॉम्प्लेक्स। क्यों? अलग अलग केमिकल से बना है। एनवेलप में पाए जाएंगे, ये हाईलाइट कर लो, टाइटली बाउंड 3 लेयर। अब 3 लेयर कौन? तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा वैसे तो सभी लेयर अपना अपना अलग क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं, लेकिन ये लोग इकट्ठा मिलके क्या करते हैं? तो कहोगे सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप में। किस आधार पर? तो कहोगे डिफरेंस इन सेल एनवेलप। और किस आधार पर? इस आधार पर कि किस मैनर में ये रिस्पांस दे रहे हैं। किसको? स्टेनिंग प्रोसीजर जो किसने डेवलप की है? ग्राम। इनका पूरा नाम क्रिश्चियन ग्राम। ऐसे बैक्टीरिया जो ले लेंगे ग्राम स्टेन, उनका नाम ग्राम पॉजिटिव रखेंगे, और जो नहीं लेंगे उनका नाम ग्राम नेगेटिव रखेंगे। फिर आता है ग्लाइकोकैलिक्स। अलग है किसमें? कंपोजिशन में भी और थिकनेस एमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये हो सकता है किस फॉर्म में मिले? लूज सीध, तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? स्लाइम लेयर। किसमें? स्लाइम लेयर फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। सही है, ऑल बैक्टीरिया में नहीं, सम बैक्टीरिया में। जबकि बाकी जो बचे, तो सम में से कुछ निकालोगे तो मेनी ही तो बचेंगे। ये किस फॉर्म में होगी? थिक और टफ, तो नाम इसका क्या पड़ जाएगा? कैप्सूल। कैप्सूल फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, ये भी गलत हो जाएगा। फिर आएगा सेल वॉल। क्या करेगा? तो ये अंडरलाइन कर लो, डिटरमाइन शेप ऑफ सेल। अब शेप ऑफ सेल का मतलब शेप ऑफ बैक्टीरिया हुआ, और क्या करेगा? तो ये स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा और बचाएगा बैक्टीरिया को। कहाँ से? या तो बस्टिन से या तो कोलैप्सिन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और यही इंटरेक्ट करेगी किससे? बाहर से। मेम्ब्रेन सिमिलर है किस मामले में? स्ट्रक्चर के मामले में। और किससे सिमिलर है? तो आंसर देंगे यूकैरियोट। साइड हेडिंग डालें मीसोसोम। मीसोसोम, तो मीसोसोम यहां है, और मीसोसोम की 2 लाइनें यहां भी लिखी हैं इस जगह से। ठीक है, तो ये 2 लाइनें, बाकी आगे का मीसोसोम एक साथ पढ़ लेते हैं। साइड हेडिंग डालें मीसोसोम। अभी लिखेंगे नहीं, देख लेंगे जरा। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो यहां क्या होगा? यहां साइटोप्लाज्म होगा। तो हुआ ये है
कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ जगहों पर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन यहाँ अंदर की, जैसे सेल मेम्ब्रेन यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड कर गई, यहाँ इस तरीके से फोल्ड कर गई और यहाँ ऐसे ऐसे फोल्ड कर गई, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड कर जाती है। अब या तो अंदर की तरफ वेसिकल बना लेगी, या तो अंदर की तरफ ट्यूब्यूल बना लेगी, और या तो अंदर की तरफ लैमेली बना लेगी। उससे फर्क नहीं है, अंदर की तरफ फोल्ड कर जाए तो चाहे वेसिकल बने, चाहे ट्यूब्यूल बने, चाहे लैमेली बने, इन सब को कहते हैं, इन सब को कहते हैं मीसोसोम। तो पहला सवाल यह है कि मीसोसोम क्या है, तो कहोगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक बदला हुआ रूप है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, किधर की तरफ, साइटोप्लाज्म। तो ये है क्या, तो कहोगे एनसीईआरटी में लिखा है, अभी लिखे रहे, डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन या इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन या एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म, अंदर की तरफ जो हो जाएगा। तो फायदा क्या होगा, तो जितना ज्यादा ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे होगी उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अभी लिखो नहीं, सुन लो। तो मीसोसोम का काम क्या है, तो पहला काम तो यही है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। ये बताओ सरफेस एरिया काहे बढ़ा रहे हैं, क्या एब्जॉर्प्शन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, एब्जॉर्प्शन तो करना नहीं है, तो फिर सरफेस एरिया काहे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसी से अटैच होते हैं एंजाइम। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा क्या हो जाएंगे, एंजाइम। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उससे दूसरा क्या फायदा हो जाएगा, एंजाइम कंटेंट बढ़ जाएगा। तीसरा सवाल, ये जो मीसोसोम है ये सेल मेम्ब्रेन ही है, यहीं पर पाए जाते हैं एंजाइम ऑफ रेस्पायरेशन। इसी नाते मीसोसोम को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है लेकिन रेस्पायरेशन तो होगा ही। तो रेस्पायरेशन कहाँ होगा, तो आंसर देंगे क्या, मीसोसोम पर होगा, क्योंकि मीसोसोम की मेम्ब्रेन पर ही पाए जाएंगे रेस्पायरेटरी एंजाइम। तो तीसरी चीज काहे के लिए है, तो कहोगे रेस्पायरेशन के लिए। क्यों, रेस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ मिलेंगे, एट मीसोसोम। इसी नाते मीसोसोम को कहते हैं एनालॉगस टू किसके, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस, एनालॉगस क्या होता है, जिसकी ओरिजिन अलग अलग हो लेकिन फंक्शन सेम हो। तो सेम फंक्शन है, वो भी क्या करता है रेस्पायरेशन, ये भी क्या करता है रेस्पायरेशन। चौथा, ये मदद करते हैं सिक्रीशन में। अगर कोई चीज बैक्टीरिया के बाहर निकलनी है तो उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। एक और एनसीईआरटी में लिखा है क्या, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेट करेंगे क्यों, तो भाई एक बैक्टीरिया से बनाना है 2 बैक्टीरिया, तो जब 2 बैक्टीरिया बनाने होंगे
तो जो डीएनए डबल करोगे तो उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे। तो रेप्लिकेशन आप डीएनए करो और उसका बराबर बंटवारा करो दोनों डॉटर सेल में। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। और आखिरी फंक्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन। इतने सारे काम हैं, रियल काम यही है, सरफेस एरिया बढ़ाओ। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम भी तो बढ़ जाएंगे, तो यहीं पर रेस्पिरेशन होगा। इसी नाते ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है, सिक्रीशन में भी इन्वॉल्व है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल में भी इन्वॉल्व है, आखिरी में सेल वॉल फॉर्मेशन। एनसीईआरटी में ऊपर नीचे लिखा मिलेगा, लेकिन हम उस क्रम में बताएं जिससे आपको चीजें याद रहें। शेप कैसे होंगे, तो या तो ये लैमेली के फॉर्म में, या तो ये टिब्यूल के फॉर्म में, या तो ये वेसिकल के फॉर्म में। ये है क्या, तो इसके 3 डिफिनीशन हैं। क्या, या तो कहोगे डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या तो कहोगे इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या तो कहोगे एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किधर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ। इतना लिखो। साइड हेडिंग क्रोमैटोफोर। देखिए जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है और ये इनफोल्डिंग है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 कलर में इनफोल्डिंग बना दिया है। ये है मीसोसोम, ये है क्रोमैटोफोर। पहला सवाल तो यही है कि मीसोसोम और क्रोमैटोफोर में क्या समानता, तो कहोगे दोनों हैं एक्सटेंशन किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ये भी एक्सटेंशन है, ये भी सेल एक्सटेंशन है। तो दोनों एक्सटेंशन है तो फिर नाम अलग अलग काहे रख दिए हैं, तो काम अलग अलग है। एक और क्वेश्चन, मीसोसोम किसमें पाई जाती है, तो कहोगे इन ऑल बैक्टीरिया। ये सभी बैक्टीरिया में मिलेगा, लेकिन क्रोमैटोफोर सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। नॉट इन ऑल बैक्टीरिया, तो मिलेगा किसमें, प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया की एक आदत होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इसका नाम क्रोमैटोफोर क्यों पड़ा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो इसमें पाए जाते हैं पिगमेंट, हैव पिगमेंट। काहे के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। बस काम की बात यह है कि ये भी क्या है, तो कहोगे एक्सटेंशन या मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन किधर की तरफ, टुवर्ड साइटोप्लाज्म। और ये भी क्या है, एक्सटेंशन ही है, बस ये सभी में मिलेगी, ये सभी में नहीं मिलेगी। किस में मिलेगी, साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि यहाँ पाए जाएंगे क्या, पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और कौन सा पिगमेंट होगा यहाँ, तो यहाँ पाया जाएगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल। लिखो,
तो मीसोसोम और क्रोमेटोफोर में क्या समानता? दोनों मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हैं, दोनों साइटोप्लाज्म की तरफ हैं, बस एक के काम अलग हैं, एक के काम अलग हैं। ये सभी में मिलेगा और ये सब में नहीं मिलेगा। ये 2 लाइनें यहां लिखी, पहले यहां पढ़ लीजिए। यहां से लिखा है ए स्पेशलाइज्ड, क्या लिखा है? डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीसोसोम। और ये करेक्टर है किसका? प्रोकैरियोट का। ये वास्तव में इनफोल्डिंग है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। 2 लाइनें यहां लिखी हैं, बाकी यहां लिखा है स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा बेटा, इसको जरा टिक कर लो। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेनस है, मतलब मेम्ब्रेन का बना है लेकिन बाउंडेड नहीं है। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, नाम क्या है? मीसोसोम। कैसे बनेगा? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल या साइटोप्लाज्म की तरफ। एक्सटेंशन किस फॉर्म में होगा? या तो वेसिकल, या तो टिब्यूल, या तो लैमेली। इनका काम अब एनसीईआरटी जिस क्रम में लिखी उसी क्रम में है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाएंगे, डीएनए का, और डिस्ट्रीब्यूशन करा देंगे किसमें? ये हेल्प करेंगे रेस्पायरेशन में, हेल्प करेंगे सिक्रीशन। ये बढ़ा देंगे क्या? सरफेस एरिया किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या बढ़ जाएगा? एंजाइम कंटेंट बढ़ जाएगा। लिखा इन सम प्रोकैरियोट, कुछ में, जैसे साइनोबैक्टीरिया। सम को यहां कर दें आल, इन आल प्रोकैरियोट, गलत हो जाएगा। यहाँ एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाया जाता है साइटोप्लाज्म की तरफ, उसका नाम क्या रखा गया? क्रोमेटोफोर, जिसमें क्या पाए गए? पिगमेंट। हेडिंग डालिए सरफेस स्ट्रक्चर। हेडिंग डालिए सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर। जरा देख ले फिर लिखिएगा। किसी भी बैक्टीरिया के सरफेस से जो स्ट्रक्चर बाहर निकले होंगे उनका नाम सरफेस स्ट्रक्चर होगा। तो बैक्टीरिया में पाए जाएंगे सरफेस स्ट्रक्चर। अब सरफेस स्ट्रक्चर के नाम पर 3 चीजें मिलती हैं। एक मिलता है फ्लैजिला, एक मिलता है पिलाई, और एक मिलता है फिम्ब्री। तो पहला सवाल तो यही है कि बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? 3 नाम दोगे। जैसे ही आप 3 नाम दोगे वैसे पूछेगा इन सरफेस स्ट्रक्चर में किसका रोल बैक्टीरिया की मोटेलिटी में है और किसका रोल बैक्टीरिया की मोटेलिटी में नहीं है। तो किसका रोल है? तो फ्लैजिला का रोल है किसमें? मोटेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। और इन दोनों का नहीं रोल है, नॉट रोल इन मोटेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। पिछली बार ये लाइन पूछी गई है, नाट हटा दिया था, पिलाई और फिम्ब्री का रोल लिखा था। 4 स्टेटमेंट होंगे, उसमें एक स्टेटमेंट ये है। तो क्या पिलाई और फिम्ब्री का मोटेलिटी में रोल है? कहोगे रोल नहीं है। किसका रोल है? फ्लैजिला का रोल है। अब फ्लैजिला पढ़ेंगे। इतना लिखो पहले। बैक्टीरिया 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं नॉन मोटाइल
और एक होते हैं मोटाइल। लिखते चलें। अगर कोई नॉन मोटाइल है इसका मतलब है कि उसमें फ्लैजिला फिर नहीं होगा, और अगर कोई मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा। तो इसमें क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट। अब जिनमें फ्लैजिला होगा उनकी बात करते हैं। तो मान लेते हैं बैक्टीरिया मोटाइल है और उसमें फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला है क्या? तो एनसीईआरटी में जो लिखा है कि थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। रुक जाएं, अभी आगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे और वहां भी फ्लैजिला मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन से बनता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला सेल वॉल। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। किसका एक्सटेंशन है? सेल वॉल का। किसका नहीं है? सेल मेम्ब्रेन। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और उसमें ये फ्लैजिला है, तो किसी पर्टिकुलर फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, और यही बाहर निकला रहता है प्रोजेक्ट आउट। तो किसी पर्टिकुलर अगर हम फ्लैजिला के पार्ट की बात करें तो कौन कौन से पार्ट मिलेंगे? बेसल बॉडी मिलेगा, हुक मिलेगा, फिलामेंट मिलेगा, और फिलामेंट ही बाहर निकला रहता है। अब सवाल यह है कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में फ्लैजिला कितने होंगे और उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। तो जरा देख लो इधर। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, उसमें एक ही फ्लैजिला लगा है। तो अगर एक फ्लैजिला होगा तो इसको मोनोट्राइकस कहेंगे। हो सकता है इसके दोनों किनारे पर फ्लैजिला लगा हो, इसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। हो सकता है एक किनारे नहीं दोनों किनारे पर झुंड लगा हो, इसे लोफोट्राइकस कहते हैं। एक ही किनारे पर झुंड लगा हो उसे सिफेलोट्राइकस कहते हैं। और बैक्टीरिया में चारों तरफ फ्लैजिला लगे हों इसे पेरीट्राइकस कहते हैं। अभी सुनेंगे अभी भूलेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ बताया है। हो सकता है एक फ्लैजिला हो मोनोट्राइकस, हो सकता है 2 हो अलग अलग पोल पे एम्फीट्राइकस, दोनों पर क्या हो झुंड हो तो लोफोट्राइकस, एक झुंड हो तो सिफेलोट्राइकस, और चारों तरफ हो तो पेरीट्राइकस। इतने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इस आधार पर कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला हैं कहाँ पर और कितने हैं, तो नंबर और अरेंजमेंट में क्या है, वेरिएबल है। एनसीईआरटी में ये शब्द लिखा है रेंज। रेंज बहुत बड़ी रेंज है, या तो है ही नहीं तो ए ट्राइकस, और है तो पता नहीं कितने टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अंदर आपको नहीं पढ़ना है। फिर सवाल यह है कि इसका काम क्या है, तो कहोगे रोल इन मोटेलिटी। इतना लिखो। 2 चीजें और बची हैं, एक पिलाई और एक फिम्बरी। एक लाइन है, बातचीत ना करें भाई, इलांगेटेड लिखते चले। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ
स्पेशल प्रोटीन, जो कि पिलिन है। ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, इसका काम एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो काम देख ले। जैसे मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से ट्यूब लाइक एक्सटेंशन निकला जिसका नाम पिलाई, इस बैक्टीरिया से भी ट्यूब लाइक एक्सटेंशन निकला जिसका नाम पिलाई। तो ये ट्यूब आपस में जुड़ गई। इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इससे होते हुए यहाँ पहुँच गया और इससे फ्यूज कर गया। इसको कहते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो ये किसमें रोल अदा करती है? तो फॉर बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। इसी तरीके से फिम्बरी, भी है। क्या होते हैं? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और जैसे इस टाइप के ब्रिस्टिल्स निकले रहते हैं ऐसे, तो स्मॉल ब्रिसिल लाइक फाइबर हैं। स्मॉल ब्रिसिल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट, बाहर निकले रहते हैं। अब सवाल है काम क्या करते हैं? तो काम इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ये है कि अगर बैक्टीरिया किसी रनिंग वाटर में है और वो किसी जगह रुकना चाहता है तो जो चट्टाने होंगी उससे चिपक जाएगा। तो हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक, एक बात। और अगर किसी होस्ट के अंदर हैं तो होस्ट के टिश्यू से भी तो अटैच होना, तो चाहे होस्ट के टिश्यू से अटैच हो और चाहे किसी चट्टान से अटैच होना होगा, कौन काम आएगा? फंक्शन इसका फिम्बरी। ये इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम या अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू। स्प्राउटिंग, बैक्टीरियल सेल या तो मोटाइल या तो नॉन मोटाइल। यदि मोटाइल हैं तब की बात हो रही है तो पाएंगे क्या? थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन। कहाँ से निकलेगा? ये टिक कर लीजिए, सेल वॉल से। नाम क्या रखोगे? फ्लैजिला। फ्लैजिला के जो नंबर हैं या उनका जो अरेंजमेंट है उसमें बहुत लंबी क्या है? रेंज है। बैक्टीरियल फ्लैजिला में 3 पार्ट होंगे, फिलामेंट होगा, हुक होगा और बेसल बॉडी। फिलामेंट ही सबसे लंबा पार्ट है और यही बाहर निकला हुआ है सरफेस से। फ्लैजिला के अतिरिक्त पिलाई और फिम्बरी भी क्या हैं? सरफेस। तो सरफेस स्ट्रक्चर हैं कौन से? 3, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बरी। लेकिन लिखा है पिलाई और फिम्बरी का नहीं रोल है किसमें? मोटेलिटी। आया हुआ सवाल है। पिलाई क्या है? इलांगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, बनी है स्पेशल प्रोटीन, काम नहीं लिखा है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। और फिम्बरी ब्रिस्टिल लाइक फाइबर हैं जो निकले हैं सेल से। कुछ बैक्टीरिया में ये मदद करते हैं किसमें? तो कहोगे अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम या अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू। हेडिंग डालिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। सिर्फ इतना, केवल इतना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम।
इंक्लूजन बॉडी छोड़ दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जरा पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देखें क्या है। पहला सवाल ये है कि राइबोसोम कहां पाए जाते हैं, तो कहोगे फाउंड अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। तो या तो ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होंगे या तो फिर ये साइटोप्लाज्म होंगे। एंड इन एनसीईआरटी में साइटोप्लाज्म वाली बात नहीं लिखी है, केवल अटैचमेंट टू मेम्ब्रेन लिखा है। ठीक। दूसरा सवाल है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को कहते क्या हैं, तो इसको कहते हैं 70S राइबोसोम, और जिसकी 2 यूनिट हैं। तो जब 2 यूनिट होगी तो कौन सी, एक होगी 30S और एक होगी 50S। ये छोटी वाली यूनिट होगी और ये लार्जर यूनिट होगी। तो 30 और 50 जोड़ के 80 होता है, लेकिन यहां क्या होता है 70। कैसे, वो राइबोसोम में समझेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी। सबसे खास बात है कि राइबोसोम चाहे जहां का हो करेगा क्या, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं, फंक्शन जो था वही करेंगे। क्या, प्रोटीन की सिंथेसिस। बस इनको प्रोटीन सिंथेसिस करने की जल्दी बहुत है। देखो क्या जल्दी है, इधर देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ये mRNA है, तो इस एक mRNA पर कई राइबोसोम अटैच हो जाएंगे। अब एक आरएनए पर कई राइबोसोम जब अटैच हो जाएंगे तो फायदा देखो क्या होगा। जैसे ये राइबोसोम यहां अटैच है, तो यहां से यहां तक की रीडिंग ये करेगा, इतनी छोटी प्रोटीन ये बनवा देगा। यहां से यहां तक की रीडिंग ये कर लेगा, ये बनवा लेगा। यहां से यहां तक की रीडिंग ये कर लेगा, यहां से यहां तक की रीडिंग ये कर लेगा। तो जब छोटी छोटी प्रोटीन एक साथ बनवानी हो, अगर एक राइबोसोम तो यहां से यहां तक जाएगा, बड़ी सी प्रोटीन बनाएगा। तो अगर छोटी छोटी प्रोटीन एक साथ बनवानी हो तो mRNA पर कई राइबोसोम एक साथ अटैच हो जाएंगे। इस कंडीशन को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, और ये बैक्टीरिया की पहचान है। तो क्या हुआ है, तो पॉली राइबोसोम या क्या बन गया है, पॉलीसोम बन गया है। है क्या ये, तो कहोगे ढेर सारे, मेनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA। काम क्या करेंगे, फंक्शन। तो फंक्शन जो था वही होगा, प्रोटीन ही बनाने हैं। बस प्रोटीन बनाने को कहते क्या है, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन किसका करना है, mRNA का। तो फंक्शन वही है, ट्रांसलेशन किसका, mRNA लिखो। बाकी राइबोसोम के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग राइबोसोम जब पढ़ेंगे वहीं करेंगे। इस बार राइबोसोम से क्वेश्चन भी आया था। तो चाहे कहो ट्रांसलेशन ऑफ mRNA या यही वास्तव में क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। दो क्वेश्चन इंक्लूजन बॉडी के, शुरू करें।
नहीं तो क्या है, खा खत्म करो। चलिए अगला है इंक्लूजन बॉडीज। जरा देख लीजिए, जैसे हम लोग अगर एक्सेस न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो गया तो हम ग्लाइकोजन बना लेते हैं और ग्लाइकोजन स्टोर कर लेते हैं। कहाँ? इंक्लूजन बॉडी में। कहाँ स्टोर करते हैं? तो हम लोग ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं लिवर में। कहाँ स्टोर करते हैं? लिवर में। या कहाँ स्टोर करते हैं? मसल में। एडिपोज में नहीं स्टोर करते हैं। कुछ दिमाग तो लगाओ कम से कम। एडिपोज में फैट स्टोर करते हैं। तो स्टोर क्या करना वो तय होता है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट ये सब रिजर्व मटेरियल हैं। हम लोगों की बॉडी में रिजर्व मटेरियल कहाँ स्टोर होता है? तो कहोगे या तो लिवर में, या तो मसल में, या तो एडिपोज में। अब मान लेते बैक्टीरिया को खाने को ज्यादा मिल गया तो इसके पास भी न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गए, तो कहाँ स्टोर कर ले? ऑप्शन है जो वो जीनोमिक डीएनए उसमें स्टोर कर लें, ऑप्शन है प्लाज्मिड में स्टोर कर लें, ऑप्शन है मीसोसोम में स्टोर कर लें, ऑप्शन है साइटोप्लाज्म में खुला छोड़ दें। कहाँ डालोगे? इनके पास मेम्ब्रेन नाम की चीज नहीं है। अगर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता तो उसके अंदर सुरक्षित रखते। मेम्ब्रेन बाउंडेड कुछ है नहीं तो फ्री में छोड़ दिया। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। जब आवश्यकता होगी तब इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सवाल लिखते चलें, बैक्टीरिया में रिजर्व फूड स्टोर होगा कहाँ? तो कहोगे एट साइटोप्लाज्म। और किस फॉर्म में होगा? इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में होंगी। अब इंक्लूजन बॉडी के क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला सवाल, ये फ्री पाई जाती हैं। दूसरा सवाल, क्या मेम्ब्रेन होगा? यहाँ अगर मेम्ब्रेन ही होता तो इनका जेनेटिक मटेरियल काहे नंगा घूम रहा होता है? वही बेचारा नेक्ड है, उसके लिए मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसका मतलब नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये है क्या? रिजर्व फूड मटेरियल हैं। कितने टाइप के हैं? तो कई हैं। जैसे फास्फेट, ग्रेन्यूल, साइनो फैसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। तो साइटोप्लाज्म में पाई जाएंगी, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगी, रिजर्व फूड मटेरियल होंगी। ठीक है, नाम क्या होगा? इंक्लूजन बॉडी। आया हुआ सवाल है। इंक्लूजन बॉडी के कैरेक्टर पूछे जा चुके एक बार नीट में। साइटोप्लाज्म में फ्री होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, रिजर्व फूड मटेरियल होगा। और 3 एग्जाम्पल हैं। वैसे तो लिपिड और प्रोटीन के भी ग्लोब्यूल पाए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया तो न याद रखो। आखिरी लाइन, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। पहला सवाल है कि किसमें पाई जाती है?
प्रेजेंट इन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे तो 3 नाम यहां दिए हुए हैं, कौन कौन से? तो ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन। मतलब ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब क्या हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो सवाल है कि गैस वैक्यूल का फोटोसिंथेसिस से क्या रिलेशन है? अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में है तो कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। क्या रिलेशन है? पहला सवाल, कौन सी गैस भरी होती है इसमें? है? कौन सी गैस भरी होती है? फोटोसिंथेसिस से जो गैस निकले वो यहीं भर दें। तो फोटोसिंथेसिस में इनकम गैस कौन सी निकलती है बैक्टीरिया में? ऑक्सीजन तो निकलती नहीं है, सल्फर निकलती है। तो यहाँ कौन सी गैस भर दें? सल्फर। ऐसा है नहीं। यहाँ कौन सी गैस भरी है? तो कहोगे एटमॉस्फेरिक एयर होती है। अब सवाल है एटमॉस्फेरिक एयर क्यों भरेंगे? जरा देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये वाटर लेवल है और ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। तो पहला बात है, अगर इसके अंदर गैस वैक्यूल होगी, उसमें गैस होगी तो ये हल्का हो जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा सनलाइट मिलेगी। दूसरा, सुबह सूरज यहां होगा, दोपहर में यहां होगा, फिर शाम को यहां होगा। तो जैसे सूरजमुखी का फूल घूमता है वैसे बैक्टीरिया भी रोटेट करता है। तो बैक्टीरिया रोटेट कैसे करेगा? किसी से कहेगा कि ऐसा करो भैया, सूरज उधर चला गया, हमको जरा धक्का देके उधर पहुंचा दो, ऐसे तो करेगा नहीं। तो आप सोचो, इसके अंदर जो वैक्यूल है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो जैसे मान लेते हैं वैक्यूल को हम यहां पहुंचा दें तो हल्की चीज ऊपर जाती है तो ये तुरंत घूम जाएगा। तो वैक्यूल की पोजीशन चेंज होते ही ये अपनी पोजीशन क्या करता है? बदलता रहता है और अपने आप को सन के क्या रखता है? सीध में रखता है, जिससे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो सके। तो फोटोसिंथेसिस में इसका रोल है, लिख लीजिए। चलो एनसीईआरटी खोल लेते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोम एसोसिएटेड विद, इसमें कोई शक नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, ये आधी बात है। साइटोप्लाज्म में भी पाए जाएंगे। बेटा साइज जरा छूट गया, लिख लीजिए, पढ़ा लीजिए अपनी कॉपी में। साइज लिख लीजिए 15 से 20 किलोमीटर है साइज ऑफ राइबोसोम। जरा कॉपी में बढ़ा लो। साइज ऑफ राइबोसोम छूट गया, बताना। जहां लिखे वहीं बढ़ा लीजिए, राइबोसोम में बढ़ा लीजिए। साइज ऑफ राइबोसोम कितना? 15 से 20 नैनोमीटर। ध्यान सुनिएगा, यही एक डाटा है जो किसमें दिया है, बाकी सारे डाटा माइक्रोमीटर में है, ये किसमें है? नैनोमीटर। तो डाटा याद रखिएगा, जरा जहां राइबोसोम लिखे थे वहीं बढ़ा लीजिए। इसमें 2 यूनिट है, 50 और 30s, जबकि मिला करके क्या है? 70s। और कहते क्या हो? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम वही जगह है जहां क्या बनेगी? कह रहा ढेर सारे राइबोसोम अटैच हो जाएं किसको? सिंगल mRNA, तो चेन बनेगी और चेन का नाम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। काम वही है, बस नाम बदल दिया है। क्या ट्रांसलेट करेंगे mRNA को किसमें? प्रोटीन। इंक्लूजन बॉडी, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर इन साइटोप्लाज्म। पहला क्वेश्चन, किस फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडी। दूसरा क्वेश्चन, नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तीसरा, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। चौथा, एग्जाम्पल फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफैसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन। यहाँ से गैस वैक्यूल किस में मिलेगी? या तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, या तो पर्पल बैक्टीरिया, या तो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हेडिंग डालें,
यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो पहला सवाल है कि इसमें कौन कौन लोग आएंगे। तो जब हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो पढ़ते हैं वहाँ 5 किंगडम सिस्टम। एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, उनको छोड़ दीजिए। उनको छोड़ के जितने लोग बचे वो सब किस में आएंगे? यूकैरियोट। तो पहला सवाल है कि इसमें कौन कौन लोग आएंगे। तो कहोगे प्रोटिस्टन आएंगे, सारे के सारे प्रोटिस्टा के मेंबर। और कौन? फंजाई, सारे प्लांट और सारे एनिमल। तो बचा कौन? केवल मोनेरा बचा। वापस आ जाते हैं। पहला सवाल है कि यूकैरियोटिक सेल की क्या पहचान। तो पहला पहचान तो इसके नाम ही में है। यू का मतलब होता है ट्रू, इसमें ट्रू या ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलेगा। अभी लिखो नहीं, सुन लो। ट्रू या ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जैसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, साफ सुथरी न्यूक्लियस होगा। उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बदल के क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमोसोम का पाया जाना इनकी पहचान है और ना पाया जाना प्रोकैरियोटिक की पहचान है। तो एक तो बड़ा अंतर यही मिल गया पहला। तो एक तो यहां क्या मिलेगा? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलेगा। इसका मतलब क्या मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगी। दूसरा सवाल है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या बना लेगा? क्रोमोसोम बना लेगा। अभी लिखो नहीं। तीसरी जो खास बात यह है कि यहां पाए जाएंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। और इस सेल ऑर्गेनेल के चक्कर में क्या हो जाएगा? अंदर ये ऑर्गेनेल है, एक ये ऑर्गेनेल, ये एक ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल के चक्कर में जो टोटल साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बढ़ जाएगा। इसको इंटरनल कंपार्टमेंटाइजेशन या एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन कहते हैं। तो इसके चक्कर में क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाएगा। ये भी इसकी बड़ी विशेष पहचान है। यहाँ स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेंगे। कौन से? तो स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, स्पेशली साइटोस्केलेटन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज होगा, माइक्रोफिलामेंट होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। ये सब चीजें यहाँ मिलेंगी, जबकि बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगी। स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिलेंगे, साइटोस्केलेटन क्या होगा? प्रेजेंट होगा, जिसमें माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रो ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। इतना लिखो जनरल कहानी।
ऑल यूकैरियोटिक सेल आर आइडेंटिकल, सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल होती हैं? कहोगे नहीं, आर नॉट क्या आइडेंटिकल, पहला क्वेश्चन। इसी नाते लिखते चलें, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। कैसे? प्लांट सेल में क्या क्या है? सेल वॉल है बड़ी सी, वैक्यूल है और क्लोरोप्लास्ट, ये सब के सब एब्सेंट इन एनिमल सेल, जबकि एनिमल सेल में क्या है? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एब्सेंट है इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। इसमें ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोअर प्लांट हैं जिसमें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में ही पाया जाता है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है, उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल हैं। जरा उस डायग्राम में 3-4 चीजें टिक करनी है। शुरू करें। जरा एनसीईआरटी खोल लीजिए। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में क्या आएंगे? तो कहोगे सभी के सभी क्या? प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल और क्या? फंजाई। किसी यूकैरियोटिक सेल की पहचान है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये किसके चक्कर में हो गया है? तो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। किसी यूकैरियोटिक सेल में बढ़िया सा क्या मिलेगा? न्यूक्लियस, और साथ में क्या मिलेगा? न्यूक्लियर एनवेलप। किसी यूकैरियोटिक सेल में ढेर सारे क्या मिलेंगे? लोकोमोटरी और क्या? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। बस जेनेटिक मटेरियल बदल के क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। ये सब कहाँ नहीं होंगे? प्रोकैरियोटिक। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों? प्लांट सेल भी अलग है किससे? एनिमल सेल से। कैसे? प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सब एब्सेंट है कहाँ? एनिमल। जबकि एनिमल सेल में क्या है? सेंट्रियोल, ये एब्सेंट है। क्या लिखा है? ऑलमोस्ट। अगर ये हटा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, क्योंकि यहां क्या है? एक्सेप्शन है। डायग्राम देखें, ये डायग्राम है प्लांट सेल का। पहचान टिक कर ले। तो पहचान ये है, वैक्यूल टिक कर लें। एक पहचान है मिडिल लैमेला, अभी आगे पढ़ेंगे। ये सेल वॉल का कैरेक्टर है, सेल वॉल के साथ पढ़ेंगे। ये पहचान है सेल वॉल। माइटोकांड्रिया पहचान नहीं, राइबोसोम पहचान नहीं, क्लोरोप्लास्ट क्या है? पहचान है। साइटोप्लाज्म पहचान नहीं, पैराक्सीसोम नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल भी नहीं है, प्लाज्मोडेस्मेटा पहचान है। ठीक है, स्मूथ भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं, आरईआर भी नहीं।
न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सारी चीजें। तो जितना सर्कल कर दिए केवल उतना सर्कल कर दीजिए, बस वो पहचान है, बाकी सब छोड़ दीजिए। वैक्यूल पहचान है, मिडल लैमेला पहचान है, सेल वॉल पहचान है, क्लोरोप्लास्ट पहचान है और प्लाज्मोडेस्माटा पहचान। क्या है भी सेल वॉल में पता चलेगा। अब एनिमल में आ जाओ। एनिमल में देखो माइक्रोविलाई लिखा है, ये वहां नहीं मिलेगा क्योंकि बाहर है सेल वॉल, वहां सरफेस ऐसे ऐसे हो ही नहीं पाएगी। माइक्रोविलाई पहचान। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में है। सेंट्रियोल क्या है पहचान। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सब छोड़ते जाइए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस सब चीज कहाँ है, सब में प्लांट है, बस यहाँ दो चीजें मिल गई, क्या, माइक्रोविलाई और सेंट्रियोल। हेडिंग डालिए सेल मेम्ब्रेन। हेडिंग डालिए सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में एक एक चीज डिटेल में पढ़नी है। सेल मेम्ब्रेन बहुत डिटेल में, उसका फंक्शन भी डिटेल में है, फिर सेल वॉल है, फिर ऑर्गेनेल स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले सेल मेम्ब्रेन का आज इंट्रोडक्शन भर वाला पढ़ लेते हैं कि आखिर है क्या। सेल मेम्ब्रेन कहो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो चाहे प्लाज्मा लेमा कहो, बात एक ही है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, लिखे रहेंगे सुनेंगे केवल। रटने वाले सवाल। पहला सवाल, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल डिटेल कब पता चला। लिखेंगे नहीं, भी सुनेंगे सिर्फ। तो कहोगे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई 1950s में, 1950 के दशक में, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल समझ में आया। लेकिन उसके पहले वैज्ञानिकों को पॉसिबल स्ट्रक्चर पता चला, संभावित कि ये हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे पता चला। तो कहोगे केमिकल स्टडी से पता चला कि उसमें कौन कौन से केमिकल हैं। जब केमिकल स्टडी की गई तो पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में दो मेन चीजें हैं, एक है लिपिड और एक है प्रोटीन। किस पर्टिकुलर सेल की सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई थी। तो कहोगे ह्यूमन आरबीसी की गई थी। तो ह्यूमन आरबीसी की जब सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी कर रहे थे तो बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। पहले कहा गया लिपिड और प्रोटीन पाई जाती है, फिर कहा गया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो फिर क्या ऐसा करते हैं, मिला लेते हैं। केमिकल में तीन चीजें मिल गई। क्या मिल गई, लिपिड भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया। तो ओवरव्यू में ये है क्या, अगर क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन कब पता चला, तो कहोगे आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। बात खत्म। क्वेश्चन चेंज करेगा, आंसर बदल जाएगा। पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का अंदाजा कब लगा, तो कहोगे जब केमिकल स्टडी की गई सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली किसकी, ह्यूमन आरबीसी की। अब क्या पता चला, तो केमिकल स्टडी से पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या है, प्रोटीन और लिपिड। कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, प्रोटीन के साथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल मेम्ब्रेन में है क्या, तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी है और कार्बोहाइड्रेट। एनसीईआरटी में आरबीसी की मेम्ब्रेन का परसेंटेज लिखा है कि कितने परसेंट प्रोटीन, तो 52% प्रोटीन, 40% लिपिड। तो बचा क्या, 8% बचा कार्बोहाइड्रेट। इतना लिखो पहले। स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन कब पता चला? तो आंसर क्या देंगे? आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और वो भी कब? 1950s लिखा, 1950 का दशक। क्वेश्चन बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसका अंदाजा कैसे लगा? डिड्यूस्ड बाय केमिकल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जब केमिकल स्टडी की गई तो क्या पता चला? और वो भी किसकी केमिकल स्टडी की गई थी? तो ह्यूमन के आरबीसी की। तो केमिकल स्टडी से पता चला केमिकल स्टडी से पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या होती हैं। तो अगर मेनली कहेगा तो दो नाम बताओगे, प्रोटीन एंड। मेनली को ओनली कर देंगे, गलत हो जाएगा, हम तो कर ही देंगे। तो मेनली को ओनली करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केमिकल स्टडी से ही पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो फिर फाइनली कर लिया गया। कि सेल मेम्ब्रेन में स्पेशली क्या देख लो, ह्यूमन की आरबीसी देख लो। इसमें तीन चीजें हैं, इसमें प्रोटीन भी है, लिपिड भी है और कार्बोहाइड्रेट। बस परसेंटेज याद रखना, ये 52% है, ये 40% है, तो ये क्या है? 8। बस ये वैल्यू कहाँ की है? क्या ऐसा परसेंटेज सब में सेम होता है? क्या ऐसा परसेंटेज सब में सेम होता है? तो नहीं सेम होता है, ये वेरिएबल होता है। परसेंटेज वेरिएबल है। ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन का परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है। अगले लेक्चर पर स्ट्रक्चरल डिटेल पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे लिपिड कितने प्रकार के हैं, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन, और फिर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर उसका मॉडल, और फिर उसका फंक्शन। ठीक है। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे है। हाँ, परसों टेस्ट है किस चैप्टर का? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बड़ा चैप्टर है, यहाँ आराम से 90 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो उसको रिवाइज करके आइए।